अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायकान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, सुफ़े कराम के शहर मुल्तान से आपसे मुखातिब हूं और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोलोरेक्टल कैंसर, जिसको सादा ज़ुबान में अगर आप समझना चाहें तो बड़ी आंत और जो मकद है उसके कैंसर के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी तशख़ीस क्या होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं और उसका आखिर में इलाज क्या होगा। और हमने स्टूडियो में आज दावत दी है जनाब डॉक्टर वसीम अब्बास चौधरी, जो कि बड़े एमिनेंट लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन हैं और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल मुल्तान से वाबस्ते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो बुनियादी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर है क्या और पाकिस्तान में ये क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने शुरू में थोड़ा सा बताया है कि ये बड़ी आंत और मकद के हिस्स को हम इंग्लिश में आता है कोलोरेक्टल कैंसर आ जाता है। तो पखाने की नाली और खाने की जो बड़ी आंत है उसके कैंसर कहलाते हैं। तो इसमें बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं। उनमें से एक फैक्टर जो बहुत सारा है हमारा डाइटरी हैबिट्स भी हैं, जिसमें से लाइफस्टाइल्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसमें। तो जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं, प्रोसेस्ड डाइट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ स्मोकिंग आ जाती है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जेनेटिक्स में आती हैं, कुछ डिजीज़ हैं जो फैमिली से रन करती हैं, उनमें आ जाती हैं। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ओबेसिटी, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा यानी हो कि रहा है। सादा अल्फाज में जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इस तरह का हो गया हुआ है कि ये फैक्टर प्रमोट कर रहा है कि डाइट कोलोरेक्टल पर्टिकुलरली, कैंसर जो है उसका इंसिडेंस बढ़ने जी, में ये एक मावन रेड मीट हो गया, किरदार प्रोसेस्ड अदा मीट कर रहा हो है। गया, ये बड़ा हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस एज ग्रुप और किस जेंडर को ज़्यादा आपके मुशाहिदे में आया है कि मुतासर कर रहा है। अच्छा, इसमें जो डाटा है वो इस बेसिकली तो थोड़ा सा अब चेंज होता जा रहा है। अब अर्ली रेक्टल कैंसर भी आना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसमें बिफोर 40s 50s भी आना शुरू हो गया। वैसे ये 50s की डिजीज़ गिनी जाती है। ओके। तो एज वाइज तो ये एक रोल है, लेकिन इसमें सिम्टम्स जब आती हैं तो उसको बड़ा शुरू से ही केयरफुली लेना चाहिए। एज को फैक्टर को और पीछे रखना जेंडर का चाहिए। कोई मसला नहीं है, मर्द औरत जेंडर सबको बराबर। में है तो है सही, लेकिन ये 30 टू रेंज है, 30 टू 1.3 टू 1.7 के, तो 30 टू 70% मेल में थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है अगर। ओके। अच्छा, अब हम इसके आते हैं डॉक्टर साहब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे नाज़रीन में से खुदा ना खासा किसी में वो अलामात मौजूद हों और उनको असल में कोलोरेक्टल कैंसर हो और वो सिंपल कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर समझ रहे हों कि जी कोई मैदे और उसकी कोई मसला छोटा सा है। तो चीदा चीदा इसकी साइन सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे सब अगर किसी को नज़र आए कि जनाब ये हैं तो उसको शक जाना चाहिए कि कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और पब्लिक अवेयरनेस के लिहाज से मेरा ख्याल है कि हमारा इसका मकसद है कि इसको पेशेंट्स को चाहिए कि हर वो डिज़ीज़ या हम जो अलामतें बताएं उनको, इसको इस तरह ना लेके जाएं कि यही डिज़ीज़ है मुझे। लेकिन इसको अगर किसी को उसकी बावल हैबिट्स चेंज हो रही हैं, ठीक है, पखाने की रूटीन चेंज हो रही है, ठीक है, अगर उसमें खून आ रहा है, उसमें पखाने के टाइम पे दर्द होता है, या उनको फील होता है कि प्रॉपरली मैं नहीं इवैक्यूएट नहीं हुआ, मैं अभी खाली नहीं हुआ पखाने की हाथ मेरी, और कुछ लोग होते हैं जिसमें वेट बहुत लॉस होने लग जाता है, तो उनको जो है ना इस चीज़ को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, कभी ये चीज़ें रूल आउट हो जाए उनकी। और उसके लिए रेलेवेंट जो हमारी स्पेशलिटी बनती है वो फिर हाँ, जनरल उसमें फिर सर्जरी भी हाँ, जनरल उसके सर्जन अंदर आ देखते जाती है, हैं, फिर कोलोरेक्टल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन से भी भी। देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उनको भी इंगेज। इवन के मैं कहूँगा कि भी आप अपने करीबी डॉक्टर से जाके फ़ौरन कंसल्ट करें, वो डेफिनेटली आपको राइट ट्रैक पे रेफ़र डाल देगा, करेंगे, रेफर बिल्कुल ठीक करेंगे। है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो सिम्टम्स की वेरिएशन है उससे हमें पता चल सकता है कि ये जो बड़ी आंत का दाएं वाला पोर्शन इन्वॉल्व है या बाएं वाला इन्वॉल्व है। कोई ठीक है। सिम्टम्स से कुछ आइडिया हो जाता है अच्छा, आपको। ये क्वेश्चन ज़्यादा जो है ना हमारे मेडिकल से या प्रोफेशनल से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि पेशेंट के लिए तो कैंसर कैंसर है, चाहे राइट का हो लेफ्ट का एग्जैक्टली हो, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्टली। है कि हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि भी आप इसको ये ना समझे एक पेशेंट है वो कहे जी उसको तो खून आता था तो उसको कैंसर हुआ है। नहीं, एग्जैक्टली। ऐसे नहीं होता है। बाज़ औक़ात ये एक मैस की सूरत में आ जाता है। अब राइट साइड का जो है वो कमज़ोरी के साथ, अनीमिया के साथ आता है, पेशेंट में ब्लड लॉस हो रहा होता है, जो कि खून भी बाज़ औक़ात हमें पखाने के टेस्ट से पकड़ा जाता है, वैसे पता नहीं लग रहा होता। वेट लॉस आ जाता है, मैस बन जाता है। और जो लेफ़्ट साइड का है वो अक्सर थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बंदिश हो जाती है समटाइम्स, तो पेट फूल फूल जाता गया है, पेट, ठीक है ना, हाँ जी। या पखाने में खून आने लग जाता है। तो ये दोनों साइडों की वेरी करती हैं अलामतें।
तो इनमें से जो कुछ आ रही होती हैं वो पेशेंट उसके हिसाब से फिर ज़रूर कंसल्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें देखें आपने ब्लीडिंग का जिक्र किया, तो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो जिससे आपका वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ता होगा, हेमराइड्स या पाइल्स, या उर्दू में नाज़रीन जिसको हम खूनी बवासीर कहते हैं, उस नाम से भी आप जानते हैं। तो अगर सिम्टम्स इसी तरह के हैं तो किस तरह हमें पता चलेगा कि ये कैंसर हो सकता है या ये सिंपल बवासीर ही है जिसका इलाज बिल्कुल सिंपल सा होता है? अच्छा देखिए, क्योंकि सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मिलते जुलते सिम्टम्स हैं और इनको अगेन वही वाली बात है कि पेशेंट के लिए रेड फ्लैग यही है कि वो फ़ौरन से कंसल्ट कर लेगा। आगे फिर डॉक्टर डिफ्रेंशिएट करेगा। हाँ, उसमें ये होता है कि जो बहुत फ्रेश ब्लड आ रहा है, बजाय कि बहुत ज़्यादा परेशान हो और वो जो है ना उसके साथ पेन है नहीं है, अगर ब्लड जो है वो खाने के साथ मिक्स होके आ रहा है, ठीक है, और इसी तरह ये फ्रेश में तो जरा वो ब्राइट रेड होगा, हाँ, जो बवासीर और जो पीछे से मिक्स होकर आ रहा है वो शुरू में निकल आता निचले डार्क कलर का होगा। लेकिन इस सब के बाद भी जैसे ये चीज़ें आती हैं या ट्रीट हो जाती हैं तो उसके लिए आइडियली है कि भी आप एक उसकी सिग्माइडोस्कोपी कैमरे से हम देख लेते हैं अंदर जाके। एग्जैक्टली, ठीक है, सिग्माइडोस्कोपी और वो नॉन इन्वेसिव है, हाँ, कोई मुश्किल काम भी नहीं है, वो करवा लेनी तो चाहिए। डायरेक्ट एग्जामिनेशन हो जाता है कि आपकी जगह के ऊपर प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम कैंसर का वर्ड जब आता है बड़ा ख़तरनाक से लफ्ज़ है, तो पब्लिक को भी पता होता है कि जी कैंसर के स्टेजेस होती हैं कि जी ये आखिरी स्टेज है, तो ये पहली स्टेज है, और फैलने का भी लोगों को पता होता है कि ये फैल भी जाता है। तो इस पर्टिकुलर कैंसर की अगर हम बात करें, कोलोरेक्टल कैंसर की, इसमें भी टेंडेंसी होती है कि दूसरे ऑर्गन्स को भी अपनी लपेट में ले लेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले तो ये है कि पेशेंट के लिए तो हमेशा होप का ही मैसेज होता है कि जी बिल्कुल, ये ट्रीटेबल है, ठीक है, अच्छी किसी भी बात स्टेज में आप फ़ौरन कंसल्ट करें और इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस स्टेज में भी होगा इसके ट्रीट किया जा सकेगा। हाँ, ये ज़ाहिर सी बात है, लोकली जो अराउंड आपके मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लेता है, वहाँ से लीवर में जाता है, बोन्स में चला जाता है, तो नोड्यूल्स होते हैं उनमें चला जाता है। तो स्टेजेस होती हैं अर्ली स्टेज में, इसीलिए कहा जाता है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल जब भी आपको इशू हो तो कंसल्ट करें। अर्ली स्टेज में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेट स्टेज में थोड़े से कंप्रोमाइज रिजल्ट्स होते हैं, पेशेंट को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो स्टेजिंग फिर वो हमारा एक तरीकाकार है कि हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, बायोप्सी होती है, बायोप्सी के ऊपर फिर टिश्यू की ग्रेडिंग होती है कि ये कितना एग्रेसिव है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट्स प्लान होते हैं। तो ये डेफिनेटली बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, तो लेकिन हर स्टेज जो है उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो आपने अभी क्लोनोस्कोपी का तो जिक्र कर दिया कि एक ट्यूब होती है जिसके सिरे के ऊपर कैमरा लगा होता है और वो फिर इमेजेस आ रहे होते हैं और वो हम डालकर देख लेते हैं कि कहाँ पर बड़ी आंख में प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इसके? हाँ, वेरी करता है। शुरू से हम लेते हैं मतलब नॉन इन्वेसिव से, MRI सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होते हैं, एमआरआई पेल्विस करवाते हैं, रेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, फिर स्टूल का एग्जामिनेशंस भी हैं जो नॉन इन्वेसिव से करके फिर हम ले जाते हैं बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी और कोलोनोस्कोपी की तरफ। वो हमें फिर अंदर से व्यू भी दे देते हैं, लोकेशन, साइट, साइज, फिर पूरी आंख को दिखाते हैं कि एक हिस्से में है तो अगले में कहीं तो नहीं आ रहा, कोई और सेकेंडरी तो नहीं आ रहा। तो वो ये एक मेन जो इनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें। और जो बायोप्सी है डॉक्टर साहब वो क्लोनोस्कोपी के दौरान ही हम ले लेते हैं ना, या हाँ, उसके लिए उसकी फिर अगेन उसमें है कि डिपेंड करता है कि उसकी रेंज कहाँ पे है, लोकेशन बहुत लोकेशन के हिसाब से, बहुत नीचे है तो वैसे बायोप्सी हो जाती है, ऊपर से जो है ना फिर क्लोनोस्कोपी से बायोप्सी होती है। सम टाइम पेशेंट आता ही हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन के साथ या प्रोफेशन के साथ या एडवांस हो गया, तो फिर तो हम उसको इमरजेंसी बेस पे उसी टाइम निकालते हैं, तो गट भी निकालते हैं, तो उसी को जमा कराते हैं, उसी बायोप्सी हो जाती है। ऑलराइट। अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आया, आपने एग्जामिनेशन हिस्ट्री सारा लेने के बाद कंफर्म हो गया कि पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर है। अब डॉक्टर साहब उसकी सर्जरी का क्या तरीक़ेकार है, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ क्या क्या है हमारे पास? हाँ, अच्छा, इसमें अगेन जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ओवरलैप भी हुए हैं कि हम जब उसकी स्टेजिंग वगैरह सारी कर लेते हैं ना, दोनों तरीके हैं। एक पेशेंट हमारे पास एडवांस हुआ, कॉम्प्लिकेशन के साथ आया, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, तब तो इमरजेंसी है, हमने उसको सर्जरी की तरफ लेके जाना है ताकि उसको, हाँ, अगर हम पॉसिबल हो तो उस एमरजेंसी को हम सेमी इलेक्टिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ मोडेलिटीज़ हैं कि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना उसको रिलीव करके फिर उसको दोबारा स्टेज किया, फिर हाँ, लेकिन हमारे मोड ऑफ सर्जरीज हैं, पहले हमें वो देखनी पड़ती है। अगर आपने पहले कर लिया तो हम उसको पहले कीमो रेडियो करवा के श्रिंक करा के फिर सर्जरी कर देते हैं। अगर ना हो तो फिर हम पहले सर्जरी करते हैं, उसके बाद रेडिएशन और वो फिर बाद में कीमोथेरेपी लेके जाते हैं। सर्जरी में हमारे पास और ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा कि पहले शुआएं लगानी है, कीमो देनी है,
ट्यूमर जी, का साइज जी। छोटा करना है फिर निकालना है, बिल्कुल, या पहले निकाल देना है और हाँ बाद जी, में शुआएं, इट मीन्स बिल्कुल, कि ये वेरी करता वेरी होगा। करता है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो कोलोरेक्टल कैंसर है इसमें सर्जरी, इसका मतलब है कि आखिरी हाल सर्जरी ही है, दवाइयों से दिन ठीक होने लगा? अच्छा, इसमें रिसेंट एडवांसेस हैं, उसमें थोड़ी बहुत ऐसी हैं जिसमें मिनिमल इन्वेजिव पे जाते हैं, और वो यहाँ पे अब जिसको कहें कि भी ऐसा मुल्तान में तो नहीं हो रही ना, लेकिन जो मेन सर्जरीज हैं वो उसमें लेप्रोस्कोपी भी है, अब बहुत एडवांस में, अब एग्जैक्टली। रोबोटिक भी आ गई हुई है। तो सर्जरी जो है एक हल है जिसके थ्रू हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, रोबोटिक हाँ, में आप डिफरेंट होगा, मोड ऑफ सर्जरी लेप्रोस्कोपिक में चेंज कर ओपन सकते में हैं, अलग होगा, हाँ, किस स्टेज लेकिन में है। बहरहाल सर्जरी हाँ, करनी पड़ेगी। सर्जरी करनी बॉटम लाइन ये है। बॉटम लाइन। ऑलराइट। अच्छा, वैसे जो हम कन्वेंशनल सर्जरीज के लिए डॉक्टर साहब करते हैं वो ओपन करते हैं या लेप्रोस्कोपिक करते हैं? कन्वेंशनल तो ओपन चलती है, ओपन है। ठीक और है ना, उसमें हाँ। ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी कितना टाइम लग जाता है वो तो सिंपल सा जो केस ऑपरेट करने हाँ में? उसमें तो प्रिपरेशन होती है, फिर सर्जरी का जो पर ऑपरेटिव टाइम होता है वो तो डिफरेंट पेशेंट पे वेरी करता है, उसकी अगेन के भी कितना इन्वॉल्व है, कितनी रिसेक्शंस हैं। तो जो बेसिकली इसमें मैटर करता है वो ये है कि पेशेंट जो लेप्रोस्कोपी होती है उसमें हम अर्ली रिकवर कर लेते हैं पेशेंट को। पेशेंट 2-3 दिन में मोबिलाइज होकर लीव छुट्टी करा के चला जाता है। डिपेंड करता है कि उसको हमने आंत को काट के स्टोमा तो नहीं बना दिया, स्टोमा की केयर उसकी उसका वर्क करना शुरू होना ये। अगर हमने जोड़ लगा दिया नीचे तो फिर ये है कि जैसे वो स्टूल पास करना शुरू कर देता है। अब उसमें भी हम अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी आ गया हुआ है इरास, उसमें ये कि जल्दी उसको खाना पीना शुरू करा के और विद इन डेज जो है ना हम उसको कर देते हैं। जो ओपन सर्जरी है उसमें चूंकि चीरा होता है, बड़ा होता है, उसमें डाउन और टाइम ज़्यादा अगेन होता थोड़ा होगा। सा पेशेंट रिकवरी में टाइम लेता है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ में कुछ वीक्स ले जाता है और दोबारा से अच्छी वो जैसे चलना फिरना उसमें कुछ मंथ्स ले जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों तरह की सर्जरी में, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक हो चाहे ओपन हो, पेशेंट को एनपीओ भी ऑफ कोर्स रखना पड़ता होगा बिल्कुल, कुछ टाइम पीरियड के लिए। वो टेंटेटिव कितना पीरियड होता है अगर कैमरे की मदद से ऑपरेशन किया है या ओपन किया अच्छा, है? उसमें गट को प्रिपेयर किया जाता है अगर इलेक्टिव है तो, ठीक ओके। है ना, हाँ। उसमें 24-48 आवर पहले गट को प्रिपेयर करके ताकि वो एम्प्टी हो जाए। अगर आपका कोई प्लान सर्जरी में आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हमने एनास्टोमोसिस करना है, जोड़ लगाना है, तो वो एक ज़्यादा एक प्रिपेयर्ड हमारी जो होती है अप्रोच होती है। तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी की निस्बत अगर इलेक्टिव प्रोसीजर होगा तो पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म ज़्यादा फायदेमंद होगा। डेफिनेटली, पर इमरजेंसी पे अगर वही जाता है तो या इग्नोरेंस हो गई है या वो इग्नोर किया गया है, प्रॉपर डायग्नोज नेग्लेक्ट नहीं हुआ है। हुआ, समटाइम्स वो एग्जैक्टली। इतना अग्रेसिव है तो सिम्टम्स पेशेंट को बहुत कम आ रही होती हैं, पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है। अदरवाइज सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी बेस्ट है। एग्जैक्टली, कि उसमें सर्जन के पास एक प्रॉपरेशन वर्कआउट करने का एक प्रॉपर आप प्लान भी प्रॉपर होता है। स्टेज करते हैं, एग्जैक्टली प्रिपेयर करते हैं आप। अच्छा, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आती है, एग्जैक्टली। इसमें ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट आता भी है, होगा, रेडियोलॉजिस्ट आता है जी रेडिएशन बिल्कुल। के लिए, सर्जन आता है, पैथोलॉजिस्ट आता है। तो वो डिसीजन मेकिंग एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव होके आती है उसमें। इमरजेंसी में तो फिर जाहिर सी बात उसके बाद सारे इन्वॉल्व होना शुरू अच्छा, होते जनरली हम एक रेंज की बात कर लेते हैं, वैसे हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता होगा, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं कि पेशेंट के होस्ट फैक्टर्स भी तो है ना, कि पेशेंट की कितनी एज है, किस एज पे प्रेजेंट किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अब 80 साल की उम्र में आपको पता है कि रिकवरी बहुत ज़्यादा लेट स्लो होती है। जनरली हम अगर बात करें तो पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ कितने टाइम पीरियड के बाद आ जाता है दोनों किस्म की सर्जरीज में? एवरेज में ये कि मोबिलाइज तो विद इन डेज हो जाता है, जी। ठीक है। और थोड़ी बहुत हेल्दी एक्टिविटी हुआ, जो मोबाइल होना है एक लिमिटेड है, वो वीक्स में हो जाता है। प्रॉपर मंथ्स में जाके वो फिर अपने 100% जैसे कहते हैं 100%, बैक टू हाँ, नॉर्मल हाँ, होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। इस दौरान बहुत स्ट्रेनुअस किस्म की मुशक्कत वाली चीज़ें मना की नहीं, जाती हैं वो उसमें? मना की जाती है, डेफिनेटली मना की जाती है। ऑलरेडी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस कैंसर की कोई, जिस हम ब्रेस्ट कैंसर में हम देखें बिल्कुल। तो स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेमोग्राम भी हो जाते हैं, फिर कुछ ब्लड के भी टेस्ट हो जाते हैं जिससे आपकी वल्नरेबिलिटी पता चल जाती है। कोलोरेक्टल केस के कैंसर के केस में कोई ऐसे मेथड्स हैं कि अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए पेशेंट की, कोई ऐसे टेस्ट हों ताकि, जिससे आपने फरमाया कि जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाएगा उतनी मैनेजमेंट भी आसान है, और दूसरा इलेक्टिव है। बिल्कुल। तो इसके केस में, इस कैंसर के केस में कोई स्क्रीनिंग के कोई टेस्ट वगैरह होते हैं जिससे किसी को शायबा गुजरे तो वो स्क्रीन करवा कर हम उसे जल्दी पिन पॉइंट कर लें कि जनाब इसको बिल्कुल बिल्कुल है इसमें। बस इस पे मैं चाहूँगा कि ये आप नाजरीन को सर इसमें समझाएं कि इसमें क्या करना यही चाहिए। मैसेज होगा कि अगर आपको कुछ अलामतें आती हैं, आवाम के लिए ये मैसेज है, तो आप सबसे पहले तो अपने करीबी कंसल्टेंट को कंसल्ट किया जाए। और
इसकी स्क्रीनिंग पॉसिबल है, आपको कुछ स्टूल के टेस्ट के ज़रिए, कुछ कोलोनोस्कोपी के ज़रिए वो डिसीजन हो जाता है एज के हिसाब से। अगर खुदा ना खास्ता कोई फैमिली में डिजीज़ रन कर रही है तो अर्ली भी करनी पड़ सकती है। तो जितनी अर्ली स्टेज में इसको स्क्रीन करके अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लिया जाए, उतने अच्छे इनके बाद में सर्जरी के, कीमो के उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो अपनी जो भी अलामतें आएँ, आप जितनी जल्दी हो सके अपने कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करें। और ये एक ट्रीटेबल कैंसर है और इसके साथ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट के बाद लाइफ गुजारी जा सकती है। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर वसीम अब्बास चौधरी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए उन्होंने अपना वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।